नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बड़ी खबर पर आपसे बात करनी है और ऐसी खबर जो राजनीतिक हलकों में काफी तहलका मचा रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है? क्या प्रधानमंत्री अब तक के अपने जीवन काल के सबसे कठिन दौर से गुजरने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री की अपनी पारी अब वो पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के बाद भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की बागडोर अपने पास नहीं रख पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी पार्टी को एकजुट रखने में नाकामयाब हो जाएंगे? प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ गया है। मित्रों, राजनीतिक हलकों में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारी उठापटक होने की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो पूर्ण रूपेण, अगर आप कह सकते हैं कि अनुशासित पार्टी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उस अनुशासन को कायम रखने में संघ की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन इस बार संघ और भारतीय जनता पार्टी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? मित्रों, ऊपर से देखने से तो लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन संघ इस बार कुछ बड़ा सोच रहा है। मोदी जी भी बड़ा सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सोच रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी अक्सर ये कह रहे हैं कि भारत को 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में वो देखना चाहते हैं और उसकी वो नींव रख रहे हैं, और उसके लिए वो अलग अलग तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। सभी राज्यों को वो भारतीय टीम के रूप में देखते हैं, भारत की टीम के रूप में देखते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वो भारतीय टीम के खिलाड़ी के रूप में देखते हैं और वो खुद को कैप्टन कहते हैं। होना भी चाहिए। केंद्र सरकार में वो प्रधानमंत्री हैं, मंत्रियों के बीच भी वो प्रधान हैं और राज्य के मुख्यमंत्रियों पर उनका सीधा नियंत्रण है। इसलिए इस लिहाज से अगर वो भारत के कैप्टन हैं और वो ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में 2025 में 2013-14 का वक्त लौट आया है। क्या टग ऑफ वॉर बीजेपी के अंदर शुरू हो गया है? अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि ऊपर से जितना आपको सामान्य दिख रहा है स्थिति, उतना सामान्य नहीं है। एक एक घटना इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बहुत सामान्य नहीं है। और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने अपनी पारी खेल ली है। वो ये चाह जरूर रहे हैं कि वो अपनी पारी को एक्सटेंड करते रहें, लेकिन एक सफल क्रिकेटर के रूप में, एक सफल प्लेयर के रूप में अंदर ही अंदर उनके मन मस्तिष्क में भी ये बात चल रही है कि शायद 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद हमें अब दूसरों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए। अब लड़ाई दूसरों के लिए रास्ता तैयार करने की ही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे हैं रास्ता तैयार करना, दूसरी तरफ संघ चाह रही है रास्ता तैयार करना। संघ के अपने तरीके हैं राष्ट्र निर्माण के, संघ के अपने तरीके हैं संगठन निर्माण के, मोदी जी के अपने तरीके हैं राष्ट्र निर्माण के और संगठन निर्माण के। अब देखना यही है कि संघ और मोदी जी के तरीकों में कोई सामंजस्य हो पाता है या दोनों के तरीके अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं और अलग अलग रास्ते पर कौन किसको मात देता है,
यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले ही यह काम हो जाना चाहिए था, लेकिन कार्यकाल को विस्तार दिया गया। किसके कार्यकाल को? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को लोकसभा तक एक्सटेंड किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद यह बात हुई कि जो कुछ भी अब सफलता असफलता जो भी कहें, तीसरी बार बीजेपी ने सरकार जरूर बनाई, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन 330 से 240 पर आंकड़ा आकर के सिमट गया। और इसे पार्टी के अंदर भी और अपोजिशन तो इसे इस तरह से कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो गया। अगर विपक्ष के जुबान में कहें तो 240 सीट पाकर के भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, और जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो शतक भी नहीं लगा पाई। महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूं। उस गठबंधन में जो महाविकास अघाड़ी कहें महाराष्ट्र की भाषा में, या महागठबंधन कहें जनरल इलेक्शन की भाषा में, उसकी जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, वो सैकड़ा के आंकड़े को भी नहीं छू सकी, 99 पर आउट हो गई। फिर भी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोग ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, और उन्होंने मोदी जी को हरा दिया। मोदी जी अब बैसाखी पर डिपेंडेंट हैं। किनकी बैसाखी पर? तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर, और उधर महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे की बैसाखी पर, उस तरीके से और अन्य लोगों की बैसाखी पर वो अब टिके हुए हैं। ये विपक्ष का नैरेटिव है, और बहुत हद तक ये नैरेटिव सही भी है। आज अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार या एकनाथ शिंदे अलग हो जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में केंद्र में नहीं रहेगी और अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन ये जो अलायंस था, इसलिए कहा जा रहा है कि ये मोदी की जीत है, बीजेपी की सफलता है, क्योंकि ये एनडीए पोस्ट इलेक्शन नहीं बना, एनडीए प्री इलेक्शन बना, और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे चुनाव के पहले से पार्टनर थे और सॉलिड पार्टनर रहे। इसीलिए बिहार में तो कहा जाता है कि जो 11 सांसद जीत करके आए नीतीश कुमार के, वो सभी सांसद नरेंद्र मोदी के हैं। अगर नरेंद्र मोदी का साथ नहीं मिलता तो 2 या 3 सीट पर जेडीयू सिमट जाती। तो पूरी की पूरी सफलता मोदी जी के ही कोटे में जाती है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार चाह करके भी अब भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ सकते हैं, और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि हमसे जो गलती हो गई वो हो गई, अब हमारी गलती नहीं होगी, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। एक नहीं, कई मौकों पर नीतीश कुमार ने इस बात की पुनरावृत्ति की है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मोदी जी के ही साथ रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू को मालूम है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, इसलिए बेहतर है कि ऐसी पगडंडी को पकड़ के चलें जिसमें उनकी सरकार अभी तत्काल स्थायी रहे। केंद्र से उन्हें बहुत बड़े आर्थिक पैकेजेस की आवश्यकता आने वाले दिनों में पड़ेगी, और वो नरेंद्र मोदी ही उनको मुहैया करा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू को अपने आंध्र प्रदेश के विकास की पड़ी हुई है, और वो उसी के विकास में लगे रहना चाहते हैं। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू भी कोई धोखा देने की स्थिति में नहीं है और ना ही देंगे। सॉलिड गठबंधन है। एकनाथ शिंदे तो पूरी तरह से मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े ही हैं, और मोदी जी के और अमित शाह जी के बहुत चहेते भी हैं। तो इस प्रकार से जो एनडीए का जो अपना अलायंस है वो रॉक सॉलिड है, और यही एनडीए का रॉक सॉलिड अलायंस मोदी को एक तरफ मजबूती भी देता है, और दूसरी तरफ यह भी एहसास कराते रहता है कि मोदी जी आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक नहीं लगा सकी। मतलब अपने तई पूरी तरह से जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी का जो आंकड़ा था 272 का जादुई आंकड़ा, वो बीजेपी नहीं छू पाई। और इस प्रकार से जिसको कहते हैं कि जिसकी उपयोगिता एक प्रकार से न के बराबर रहने देने की जो बात थी चंद्रबाबू नायडू की या नीतीश कुमार की या एकनाथ शिंदे की, वो नहीं हो पाई, और उन तीनों की उपयोगिता बहुत बन गई बीजेपी के लिए। अब ये एक तरह से मोदी जी की हार है, और पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इसे हार मानते हैं, इसे हार कबूल करते हैं। और इस सबका सेहरा उत्तर प्रदेश पे सबसे ज्यादा फोड़ा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहां तो 73 सीट थी,
और कहां घट के आप 30-40 के आंकड़े पर आ गए, 40 के अंदर आ गए, सिमट गए। बहुत बड़ी हार हुई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, और तब से